बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे नावल मने आशिक कल्बे यार हस्तम, रिटन बाय अरीज शाह। इसकी 3rd एपिसोड पढ़नी थी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 4 महीने धोखे में गुजार दिए, और ये मुझे पता चला कल रात को। कल मुझे रात को अरीज का मैसेज आया, अरीज शाह का। तो ये इसने ना, आपको पता है कि मेरी लिसनर है, वो भी मुझे सुनती है। तो अरीज मुझे कहती कि तुम नावल पढ़ रही हो। मैंने नावल खोला था, मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मैंने अपना नावल सुना तो तुम तो मेरी हीरोइन का नाम ही गलत ले रही हो। हीरोइन का नाम कंजिश नहीं है, किंजिश है, और सहरोश की बजाय सहरविश है। तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के 4 महीने धोखे में गुजर गए। मैं धोखे में नहीं, मैं ये नाम ऐसे प्रोनाउंस, पूरा नावल मैंने पढ़ा, मैं पूरे नावल के मज़े ऐसे नामों से ले लिए। फिर उसके बाद मैंने अपनी 2 किस्तें भी पढ़ ली। मैं कहा मैं फिर इतना वो हुआ मुझे कि ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो खैर, ये था मेरा बहुत बड़ा अलमिया हुआ मेरे साथ कि जिस किंजिश और सहरविश को मैं पिछले 4 महीने से कंजिश और सहरोश समझ के पढ़ रही थी, वो तो निकला ही नहीं। फिर रात को वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, दुनिया भी बदली सी। ते आपकी राइटर हंस हंस के पागल हो रही सी कि मैंने 4 महीने धोखे में गुजार दिए। खैर, आज हम इस धोखे से फाइनली निकल आएंगे, तो सही वाला प्रोनाउंस करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं नावल मने आशिक कल्बे यार हस्तम, रिटन बाय अरीज शाह की 3rd एपिसोड। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको इजीली मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं 3rd एपिसोड। इसका 2-3 बार दिल चाहा कि वो घर पर फ़ोन करके तहान की खैरियत पूछे। हो सकता है अपनी छोटी सी मामा के साथ वक्ती अटैचमेंट ख़त्म करके से अपने बाप का ख्याल आ ही जाए। 3 माह से वो उससे एक पल को भी गाफिल ना हुआ था। ऐसे में अचानक इसके हवाले से बेफिक्र हो जाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल था। इसे जानना था कि इसका लाडला इसे मिस कर रहा है या नहीं, लेकिन क्योंकि ताहू के बाबा इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तहान को अपने साथ ना पाकर वो अपने अंदर एक कमी सी महसूस कर रहा था, जबकि वहाँ काम करने वाले ऑफिसर भी आज तहान की कमी को महसूस कर चुके थे। 3 ऑफिसर ने तो इससे पूछा भी था कि आज आपका बेटा कहाँ है, तो इसने कह दिया कि आज वो अपनी माँ के पास है। और जब फारूक साहब आए तो सबने इन्हें बेटी की शादी की मुबारकबाद भी दी, जिस पर इन्होंने इसके वलीमे के हवाले से सवाल किया था। वलीमे की पार्टी इसने आज से 1 हफ्ते बाद की रखी थी। इसका इरादा किंजिश को थोड़ा वक्त देने का था, ताकि वो अपने आने वाली ज़िंदगी को समझ सके और इसके साथ आसानी से एडजस्ट हो सके। लेकिन एक ही दिन में वो इस बात को समझ गया था कि वो लड़की बिल्कुल मुख्तलिफ तबीयत रखती है। वो ये सब कुछ सिर्फ इसे दिखाने के लिए कर रही है कि वो सच में एक अच्छी लड़की है। इसे समझ नहीं आया था, लेकिन जो भी था, अपने घर में किंजिश के वजूद के से इसे खुशी सी महसूस हो रही थी। इसका घर कितने महीनों से वीरान पड़ा था, जो आज किंजिश के वजूद से एक बार फिर से आबाद हो गया था। हाँ, ये सच था कि इसने इस घर में हमेशा जायशा को तसव्वुर किया था। वो यही सोचता था कि कभी ना कभी जायशा को अकल आ जाएगी और वो इसके साथ एक नॉर्मली ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन ऐसा कभी भी ना हो सका। जायशा की ख्वाहिशात बहुत बड़ी थी, वो इसके मैयार पर पूरा नहीं उतरता था। इसने अपनी शादी को कामयाब बनाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन शायद ये इसके नसीब में नहीं लिखा था। जायशा एक आज़ाद परिंदा थी और इसने इसे आज़ाद छोड़ दिया था। अब इसकी ज़िंदगी में इस लड़की की कोई जगह नहीं थी। 9 साल तक इसने अपने घर में वक्त गुजारा था, जहाँ इसका बाप भी आता था इनके पास, और फिर वो अपनी माँ के साथ किराए के घर में आ गया था, जहाँ इसकी माँ दिन रात लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करती थी। एक सरकारी स्कूल का तालिब इल्म था और इसका बाप एक बिलियनर बिजनेसमैन। इसके बाप ने इसका खर्चा उठाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन इसकी माँ ने हर बार इसका लाया हुआ रुपया इसके मुंह पर मार कर वापस भेजा था, क्योंकि वो शख्स मोहब्बत तो कर सकता था, लेकिन अपनी मोहब्बत को अपने ख़ानदान बरादरी में एक मुकाम नहीं दे सकता था। इसकी माँ की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने इसके बाप से शादी की थी। इसकी मोहब्बत में आकर वो इसे शादी तो कर चुकी थी, लेकिन इस शख्स में इतनी हिम्मत ही ना थी कि वो इसे सारे ख़ानदान के सामने अपना पाता। 9 साल तक इसने अपने बाप को अपनी माँ मोहब्बत को हर तरीके से महसूस किया था। इसका बाप हफ्ते में 1 दिन ही सही, लेकिन इसके पास रहता था, और वो दिन इसके लिए ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन हुआ करता था। सॉरी गाइज़, वो बीच में कॉल आ गई थी, तो मुझे काफ़ी लंबे टाइम के लिए कॉल अटेंड करनी पड़ी। तो लेकिन ये हमारी वीडियो दी पॉज थी, ठीक है? तो हम कंटिन्यू करते हैं नावल को। लेकिन फिर एक दिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका बाप, जो इसकी माँ से निकाह के चौथे दिन ही अपनी कज़न से शादी कर चुका था, वो राज बाहर निकला। इसकी माँ टूट गई थी।
इसको पता चल चुका था कि वो जो इसकी मोहब्बत में दुनिया भुलाए बैठी है वो इसके लिए आवाज़ तक नहीं उठा सकता। वो इसकी शादी को छुपाना चाहता था, वो चाहता ही नहीं था कि इसके ख़ानदान तक ये बात जाए कि वो भी इसके निकाह में है। और ये चीज़ इसकी माँ से बर्दाश्त न हुई। वो जो सारी ज़िंदगी शौहर के नाम बगैर रहने वाली थी, वो क्यों इसका नाम इस्तेमाल करती। वो इससे तलाक लेने का फ़ैसला कर चुकी थी। और फिर ज़मान साहब के हर हज़ार मनाने के बावजूद भी वो ना मानी, क्योंकि वो अकेली नहीं थी, इसके साथ 9 साल का एक बच्चा था। वो अपने बच्चे को कल क्या जवाब देती कि कहाँ है इसका बाप। इसे अपना बेटा अजीज़ था, वो अपने बेटे की आंखों में सवाल नहीं देख सकती थी। इसने अपने शौहर को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि इसे अपने बेटे की नज़रों में सुरखरू रहना था। इसकी माँ की बहुत सारी ख्वाहिशें, फिर अपना घर बनाना चाहती थी, अपने शौहर बच्चे के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, अपने घर को संवारना सजाना चाहती थी, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश की थी इन्होंने। लेकिन अगर इसके साथ इसका शौहर ही नहीं था तो वो अपनी ख्वाहिश किससे पूरी करती। और यही वजह थी कि इसने ये सारी ख्वाहिशें अपने बेटे के नाम कर दी थी। इसने कहा था कि तुम कभी किसी औरत को धोखा मत देना, कभी किसी औरत के साथ फ़रेब मत करना, तुम अपना घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना। और इसकी हर मुमकिन कोशिश की थी कि जायशा के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की थी। वो इसे एक मुकम्मल खूबसूरत खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता था। इसने जायशा की न जाने कितनी बातें नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी मुश्किल कर ली थी, लेकिन इसको एक आसान ज़िंदगी देने की कोशिश इसने कभी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जायशा ने इसे समझ ही नहीं पाई थी। इसने ये घर जायशा के लिए बनवाया था, वो इसके साथ वहाँ जीना चाहता था। वो एक मुकम्मल खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता था अपने बीवी और बच्चे के साथ। लेकिन जायशा ने इसकी मेहनत से पाई जोड़ के बनाए इसके घर को डब्बे का नाम देकर इसके जज्बात की तौहीन की थी। इसका बच्चा इसके पैरों की जंजीर था और इसका घर इसके लिए एक डब्बा था। इसकी नौकरी इसकी जान का वबाल थी। वो जब जब इसकी बातों को सोचता, वो अपनी माँ की ख्वाहिशात को देखते सब्र कर जाता था। वो जानता था अगर इसका घर टूटा तो इसकी माँ को तकलीफ़ होगी। वो अपना घर बसाना चाहती थी, लेकिन नहीं बसा पाई। इसने कहा था कि तुम एक औरत को बसाना, इसे खुश रखना, लेकिन इसकी हर कोशिश जायशा के सामने नाकाम हो गई थी। इसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन अब इसे हंसते जैसे इसकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। वो सारी उम्मीदें जो जायशा से लगाए हुए था, आज से सब कुछ बदल कर इसके सामने ज़िंदगी एक नया रूप इख्तियार कर चुकी थी। बस कुछ जायशा जैसी नाशुक्री औरतें भी होती हैं, जो वो कहते नहीं हैं, वो पंजाबी में अक्सर बोलते थे ठंडे दूध को फूंके मारती हैं। तो वो हिसाब है इनका कि ना इज्जत नहीं पचती, बस वो कहते हैं ना कुत्ते को खीर नहीं पचती, वो हिसाब है ना। अच्छा, ये कुछ दिन पहले की बात थी जब इब्रार ने इसे आकर बताया कि किंजिश अपने कज़न के साथ आधी रात कमरे में पकड़ी गई है। तब इसे इस बातें सब कुछ सोचने पर मजबूर कर गई, लेकिन इसको देखकर और फिर इसके उम्र को मद्देनज़र रखकर इसने यही सोचा कि शायद इसे बहकाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस उम्र में लड़कियां अक्सर ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी पछताती हैं। लेकिन वो इसकी गलती को सारी ज़िंदगी का ताना नहीं बनाया जा सकता था। इसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया था कि किंजिश की इस गलती को नज़रअंदाज कर देगा। इसके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी थी कि इतनी छोटी उम्र में से एक शादीशुदा मर्द के साथ एक बच्चा भी तोहफे में मिल रहा था। अरीज हुनैर सुन के मैंने दसी के नाम में सही प्रोनाउंस कर रही। अच्छा, और फिर आज तो इसकी सोच बदल गई थी कि किंजिश ने जायशा की जगह संभाल ली थी। वो खुद भी कंफ्यूज हो गया अपने घर को यूँ देखकर, अपना नाश्ता टेबल पर देखकर, घर आए मेहमानों की खातर तवाज़ा देखकर। इसने आज बहुत कुछ नोट किया था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि इसके घर में औरत का जीता जागता वजूद है, वरना इससे पहले तो वो सिर्फ जायशा से उम्मीद ही कर सकता था। वो अपने घर पर अपने बच्चे पर ध्यान दे, इसके कपड़े इस्त्री करना या इसके लिए नाश्ता बनाना इसने कभी ज़रूरी नहीं समझा था। वो ये सारे काम मुलाज़मा पर छोड़ चुकी थी। इतने छोटे से घर में एक मुलाज़मा का आकर काम करना इसे खुद भी बहुत अजीब लगता था, लेकिन इसने जायशा की खातिर कभी किस बात पर एतराज़ नहीं किया। वो मुलाज़मों को घर पर रखने के बिल्कुल हक़ में नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसके घर में होने वाली कोई भी बात हर घर में नशर हो चुकी होगी। लेकिन जायशा इस बात को नहीं समझती थी, और किंजिश पहले ही दिन इस बात को समझ गई थी। ये चीज़ इसे किंजिश की सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। वो तो इसे हर हाल में जायशा से बेहतरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहता था। कुछ सोचते हुए इसने फ़ोन उठाया। बस यार, दावर के साथ वही साहब है ना, वो दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अब दावर साहब अभी इतनी जल्दी तो किंजिश पे एतबार नहीं कर सकते ना। ताहू बेबी, यहाँ तो कार्टून का कोई चैनल ही नहीं है, सिर्फ न्यूज़ के चैनल है, जो कि ना तो मैं देखूंगी और ना ही आप, है ना। वो इसे गोद में बिठाए खुद पूरी तरह इस पर झुके हुए सवाल कर रही थी। वो बहुत गौर से इसे देख रहा था, जैसे इसकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हो। कितने बोरिंग है ताहू के बाबा, न्यूज़ भी कोई देखने वाली चीज़ होती है ना ताहू। इसने एक बार फिर से ताहू से हामी लेना चाहिए, जिस पर वो मुंह में नन्हा सा हाथ डालता एक बार फिर से अपना अहम तरीन काम तर्क करके इसे देखने लगा। चलो, कार्टून तो है ही नहीं, तो ऊपर चलकर खेलते हैं। मैं एक बार फिर से उठाते हुए ऊपर चढ़ने लगी कि अचानक नीचे फ़ोन बजने लगा। घर में लैंडलाइन कौन लगवाता है, वो भी इस दौर में। वो बड़बड़ाते हुए नीचे आई और फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कहें कौन बात कर रहा है। वो फ़ोन कान से लगाए सवाल कर रही थी। ताहू के बाबा बात कर रहे हैं। क्या ताहू की मामा से बात हो सकती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोला, तो दूसरी तरफ किंजिश की निगाहें शर्म से झुक गई।
वो कुछ कहता भी नहीं था और इसके दिल के तार छेड़ देता था। कल से ही इसके दिल की दुनिया बदलने लगी थी। न जाने कि वो शख्स अचानक ही इसके इर्द गिर्द हर तरफ छा गया था। जी बोले, मैं ही बात कर रही हूँ, वो निगाहें झुकाए हुए बोली। तहान कैसा, इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया, रोया तो नहीं मेरे आने के बाद? इसके सवाल पर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। ताहू बेबी, पापा से बात करोगे? नहीं, वो आपसे बात नहीं करेगा क्योंकि वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करा और रोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी मामा के पास और ये मुझे तंग बिल्कुल भी नहीं करता, वो इसके तफसील से जवाब देते हुए बोली। अच्छी बात है, फिर लगे रहो एक दूसरे के साथ। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आई थी। आज के दिन इसके लिए बेहद खुशगवार साबित हुआ था। वो इतना पुरसकून शायद ही तहान के पैदाइश के बाद कभी हुआ था। ताहू, मिला बच्चा, मैं बाबा को बाय बाय बोल रही हूँ। अरे बाबा, रख रही हूँ फ़ोन। इसे तार खींच से देखकर वो इसी से बातों में मगन होगी। पता नहीं इस नन्हे से बार बार इसके बालों में नन्हे से हाथ पर इसके बार इसके बालों में कैसे उलझ जाते थे, जैसे वो तार के साथ लग गया था। वो मुझे याद आया कि हमारे टीवी में कार्टून का कोई चैनल नहीं आता, तो आप जब आएंगे ना तो प्लीज़ हमें कार्टून वाले चैनल खोल दें। हम बोर होते हैं घर पे। मेरा बेटा नहीं चाहता कि मैं किसी और से बात करूं, तो मेरी तरफ से बाय। वो बात ख़त्म करते हुए बोली। तो तुम खुद ही खोलो, इतना मुश्किल थोड़ी है। ट्यूनिंग करो और जो कार्टून का चैनल सामने आता तुम लगा कर देख लो। मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, मैं सिर्फ न्यूज़ देखता हूँ। वो इसका इतना बड़ा मसला हल करते हुए बोला। नहीं, मैं नहीं करूँगी। ये ना हो कि आपका कोई न्यूज़ वाला चैनल बंद हो जाए, आप खुद आकर मुझे खोल दीजिएगा। वैसे भी मुझे खोलना नहीं आता, इसने इनकार करते हुए इनकार की वजह बताई थी। और इसकी इस बात पर इसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई जब अचानक इसके ऑफिस में एक आदमी दाखिल हुआ। फुल यूनिफॉर्म में उसे देखते हुए इसकी आंखों में नफरत उभरने लगी। पल में इसके चेहरे का बदलता रंग देखकर दावर के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट खेल रही थी। दावर पहला और आखिरी शख्स था जिसका चेहरा और आज की तारीख में जावर नहीं देखना चाहता था। दावर आमने सामने, दावर बामुकाबला जावर। अब दावर और जावर आमने सामने आ रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये है वो नए ऑफिसर जो आज से ड्यूटी ज्वाइन करने वाले थे। आपके अंडर काम करेंगे। सर ने इन्हीं का जिक्र किया था इस केस के सिलसिले में। इन्हें स्पेशली मशरकी इलाके से ट्रांसफ़र किया गया। अंदर दाखिल होते दूसरे ऑफिसर ने इसे तफसील बताई थी, जबकि दावर का चेहरा देखने के बाद जावर के चेहरे को देखते हुए कंफ्यूज सा अपनी बात खत्म कर गया। सर, ये वो इनका चेहरा आपके चेहरे, वो कुछ कहने वाला था कि दावर ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम हमारे चेहरे का मुआयना बाद में कर लेना, पहले इन्हें काम समझाओ। किसी तरह की गलती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और दूसरी बात ऑफिसर, आप यहाँ काम करने के लिए आए तो बेहतर है कि आपका सारा ध्यान काम पर रहे। मैं किसी तरह की फजूल एक्टिविटी में आपको शामिल ना देखूं और ना ही मुझे ये पसंद है। मैं अपने अंडर काम करने वाले हर ऑफिसर को एक्टिव चाहता हूँ। जो मेरे अंडर काम करते हैं इन्हें मेरी हर बात माननी पड़ती है और मेरा अंदाज भी अपनाना पड़ता है। ये असूल आप पर भी लागू होगा। वो उसे देखते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोला था, जबकि ऑफिसर अब भी हैरानगी से इन दोनों के चेहरों को देख रहा था। इनका कद काठ एकदम बराबर था। इनके चेहरे में फ़र्क करना भी काफ़ी हद तक आसान था। जावर के चेहरे पर घनी मूंछों के साथ क्लीन शेव थी, तो दावर के चेहरे पर घनी मूंछों के साथ हल्की दाढ़ी। एक की आंखों का रंग स्याह था तो दूसरी की आंखों का रंग ब्राउन था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन दोनों के चेहरे में कुछ तलाश करने की कोशिश में मगन हो चुका था। ये सच है कि मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं किसी के असूलों पर नहीं चलता। मेरा अपना अंदाज़ा काम करने का। अगर आपको मेरे काम में कोई गलती नज़र आए तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन आप मुझ पर अपने बनाए असूल लागू नहीं कर सकते। मैंने कानून की किताबें पढ़ी और मैंने असूल भी कानून के ही अपनाए हुए हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी आंखों में नफरत की चिंगारियां लिए वो बोला। इसके अंदाज में बला का एहतराम था, लेकिन इसकी आंखें कुछ और ही बयान कर रही थी। इसकी आंखें चीख चीख कर इसे अपनी नफरत का इजहार कर रही थी, लेकिन दावर तो शायद अपनी आंखों पर भी कंट्रोल रखता था। इसकी आंखें भी इसकी मर्जी के खिलाफ किसी से नफरत का इजहार नहीं कर सकती थी, जबकि वो ऑफिसर अभी तक इन दोनों के माबैन मौजूद ताल्लुक को समझ नहीं पा रहा था। वो तो इन दोनों की मुशाबत को इत्तफाक का नाम देना चाहता था। इस बात से तो बेखबर ही था कि इन दोनों की रगों में एक ही खून था, लेकिन हकीकतन वो दोनों एक दूसरे से नफरत का रिश्ता निभा रहे थे। वो ऑफिसर इसके साथ ही बाहर आ गया। हाँ तो मियाँ, अब बताओ कि मेरा ऑफिसर कहाँ है? ऐसा करो, चाय का ऑर्डर दे दो और चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी मंगवाओ। मैं नाश्ता करके नहीं आया और भूख के मामले में बहुत बुरा हूँ। वो उसे अपने साथ आते देखकर कहने लगा, सर आपका ऑफिस नहीं बल्कि टेबल है, आप आज से इस पर बैठा करेंगे। जब तक आप यहाँ इस ऑफिस में किसी तरह की कोई कारकर्दगी नहीं दिखाते, तब तक आपका ऑफिस मुहैया नहीं किया जाएगा। वो इसके साथ चलते चलते बोल रहा था। इसने घूर कर अपने साथ आते ऑफिसर को देखा, लेकिन इग्नोर करता अपनी टेबल की तरफ आ गया। यकीनन ये हुक्म भी इसके सर ने ही जारी किया होगा। जब वो यहाँ से गया था तब दावर की पोस्टिंग किसी और इलाके में हुई थी। इसे तो अंदाज़ा नहीं था कि वो इसका सीनियर बनकर इसके सामने आएगा। अगर इसे अंदाज़ा होता तो कभी अपनी पोस्टिंग इस शहर में नहीं होने देता। कि पता यही सिलसिला हो इन दोनों भाइयों के मिलने का। चलो ठीक है यार, यहीं बैठ जाता, तुम मंगवाओ, मेरे लिए कुछ भूख लगी है मुझे। वो आराम से कुर्सी पर बैठा इससे कहने लगा। अभी वो कह रहा था जब अंदर आते आदमी को इसने अपनी तरफ आते देखा। इसके पास आते वो बेफिक्री से अपनी बात शुरू करने वाला था कि खामोश हो गया। माफ़ करना बेटा, मुझे लगा दावर है, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये सच था कि थोड़े फासले पर इन्हें यही लगा कि सामने कुर्सी पर दावर ही बैठा है। आपको इसमें मुझ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता? कौन से एंगल से आपको ऐसा लगा कि यहाँ दावर बैठा है? बज़ाहिर मुस्कुराते हुए, लेकिन वो चबा चबा कर लफ्ज़ अदा कर रहा था। दावर साहब अंदर, आप वहाँ चले जाएं। दूसरे ऑफिसर ने फ़ौरन इन्हें भेजने के लिए कहा तो वो हाँ में सर हिलाते हुए अंदर चले गए।
वैसे एक बात कहूँ, थोड़ी देर पहले ये गलतफहमी मुझे भी हुई थी। अगर आपके चेहरे को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आप बिल्कुल दावर साहब की तरह ही लगते हैं। मतलब आप दोनों के नाम भी एक दूसरे से मिलते हैं, और अगर दोनों रंग रूप सब एक जैसा है तो बस आंखों का कलर अलग है और आपका चेहरा क्लीन शेव, वरना आप दोनों। मैं अपने बाप पर गया हूँ, इसकी बात काटते हुए बोला। और वो ऑफिसर की जुबान में फिर से खुजली हुई, जिस पर इसने घूर कर इसे देखा। वो अपने बाप पर गया, इसने खा जाने वाले अंदाज में जवाब दिया तो वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। सर, मैं आपके लिए चाय ऑर्डर करता हूँ। इसने घूरने पर वो फौरन वहाँ से भाग निकला था। मतलब हद है, अब ये बात सुनने को रह गई थी मैं इसकी कॉपी पेस्ट हूँ। इसे बेवजह नहीं गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसके हिसाब से वो बहुत अलग थे। वो इन दोनों को चेहरों को एक जैसा कैसे कह सकता था, जबकि इन दोनों के होंठ, नाक, आंखें, माथा, सब चीज़ अलग अलग थी। होता है यार, ऐसे ही होता है। जब मैं छोटी होती थी ना, हम लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और मेरी सिस्टर की अपीयरेंस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन हमें मोस्टली लोग ये कहते थे, हम इतना एज गैप नहीं है ना, तो हमें ये कहते थे कि ट्विन्स हैं, ये ट्विन्स हैं, ये ट्विन्स हैं। मैं कहा हाँ, बस इसी चीज़ की कमी थी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज है। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि ये ना, अभी भी मुझे कुछ कहते हैं कि अच्छा ये आप हो, मुझे तो लगा था ये भी है, या उसको कहते हैं कि ये रीज है, इस तरह से कहते हैं। अच्छा, तो लोगों को बस बहाना चाहिए होता कनेक्शन बनाने का, और कुछ नहीं। वो खुद को रिलैक्स करते हुए बोला। ये बात वो बाबा से शेयर करने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता था, क्योंकि बाबा को इस बात पर न जाने कितनी खुशी मिलती कि लोग जावर को दावर की कॉपी पेस्ट कहते हैं। अरे आए ना अंकल, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। इन्हें अंदर आता देखकर वो उठकर खड़ा हो गया। जबकि वो इसे गले मिलते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगे तो वो भी इनके लिए चाय का ऑर्डर देने लगा। एक तो सारी चाय बहुत पीते हैं, क्योंकि इनकी राइटर बहुत चाय पीती है। अरे नहीं नहीं बेटा, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ज़रा अपने नवासे से मिलने आया था, कितने दिन हो गए इससे मुलाकात नहीं हुई थी, इसकी याद आ रही थी। कहाँ है वो? इसे अपने साथ यहीं लाते हो ना? इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा था। अरे नहीं अंकल, वो आज मेरे साथ नहीं है, वो घर पे है, इसने फ़ौरन बताया। घर पर? बेटा तो तुमने मुलाजिम रख लिया इसके लिए, अच्छी बात है। अब तुम 24 घंटे से अपने साथ लेकर तो नहीं रख सकते ना? मुश्किल हो जाती है इतने छोटे बच्चे का ख्याल रखना, और फिर इतना मुश्किल काम करना। तुम्हारी ड्यूटी बहुत टफ है, ऐसे मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए तहान का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। मैं अपनी बेटी की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ, ना जाने कैसे वो इन गलीज रास्तों पर निकल पड़ी। मुझे तो तुमसे निगाह मिलाते हुए भी शर्म आती है कि मैं अपनी बेटी को संभाल क्यों नहीं सका। मैं नहीं तुम्हें बता नहीं सकता कि बेटा कि तुमसे बात करते हुए मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। अड्डा तू शर्मिंदा हो ही ना जाए। ये वक्त था इसका तहान को संभालने का, इसका ख्याल रखने का, माँ होने का फ़र्ज़ निभाने का। सिर्फ औलाद को पैदा करने वाली माँ नहीं होती, इसका ख्याल रखने वाली, इसको समझने वाली, इसकी परवरिश करने वाली इसकी माँ होती है। लेकिन जायशा ने कभी इस बात को समझा ही नहीं। इसे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आती है, लेकिन इसकी नादानी में की गई गलतियाँ कहीं इसकी ज़िंदगी भर की सज़ा न बन जाए, इस बात का डर है मुझे। न जाने मैंने कौन से गुनाह किए कि जायशा इस रास्ते पर निकल पड़ी। तुम्हारा ज़रफ़ है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम इसे माफ़ करने का हौसला रखते हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुज़ार हूँ कि तुम हर बार इसे माफ़ कर देते हो। मुझे देखते हुए बोल रहे थे, जबकि इनकी बातों का मतलब समझकर दावर ने मजीद चुप रहना बेहतर न समझा। जी अंकल, ऐसा ही है। मैंने इसकी हर गलती को माफ़ कर दिया, ये सोच कर के आज नहीं तो कल वो संभल जाएगी। लेकिन अब मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है, इसलिए मुझे इतना बड़ा फैसला करना पड़ा। मैं इसकी हर गलती को इसकी नादानी समझ कर नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि वह नादान नहीं है, बल्कि वो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार है, और वो मेरे और मैं इसके म्यार पर पूरा नहीं उतरता। इसलिए बेहतर है कि इस रिश्ते को घसीटने के बजाय हम कोई फ़ैसला करके इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दें। और अब मैं बिल्कुल पुरसुकून हूँ। दूसरी शादी मेरे लिए एक बेहतरीन फ़ैसला है। इसने देखते हुए बिल्कुल सीरियस अंदाज में कहा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी आजकल हालात ऐसे नहीं है कि मासूम बच्चे को सौतेली माँ के हवाले कर दिया जाए। मैं समझ सकता हूँ तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन बच्चों के लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बच्चों के लिए आखिर माँ बाप कुर्बानी नहीं देंगे तो और कौन देगा? मैं जायशा को समझाऊंगा, इसे इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि वो एक बच्चे की माँ है। अंकल माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर जायशा को अपना बच्चा पैदा करके इस बात का एहसास नहीं हुआ कि एक बच्चे की माँ बन चुकी है, तो अब जब वो 3 महीने से अपने बच्चे को छोड़कर जा चुकी है, तो अब एहसास होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी के फैसले पर खुश और मुतमिन हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इन बातों का मज़ीद कोई फ़ायदा है। हाँ बेटा, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी कोई लड़की मिलना, और वो भी काबिल एतबार, ये भी तो मुश्किल है ना। मेरा मतलब है किसी की बेटी रास्ते में थोड़ी ना पड़ी हुई है कि एक शादीशुदा बच्चे के बाप के हवाले कर दी जाएगी। अंकल मैं शादी कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नसीब इस मामले में बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक बात है सौतेली माँ की, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी दूसरी बीवी और मेरा बच्चा आपस में सौतेला रिश्ता रखते हैं। इनका रिश्ता मोहब्बत का है, और मोहब्बत सौतेले और सगेपन को नहीं देखती। वो इन्हें देखते हुए जैसे इनके सर पर धमाका कर चुका था, वह हैरानगी से देखने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने दूसरी शादी कर ली है? वह हैरानगी से देखते हुए जैसे सदमे में थे। जी बिल्कुल, मैंने दूसरी शादी कर लिया, और मैं दूसरी शादी से बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे को भी कोई मसला नहीं है, और मेरी दूसरी बीवी मेरे बेटे को इसकी सगी माँ से बेहतर संभाली है। माफ़ कीजिएगा अंकल, मुझे ज़रा काम है, आप चाय पीकर जाइएगा। वो अचानक कुर्सी से उठते हुए कहने लगा, तो वो जो अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसे जाते देखने लगे। वो लम्हे में इनकी निगाहों से ओझल हो चुका था, जबकि सामने टेबल पर पड़ा चाय का कप इन्हें चाय का और जहर ज़्यादा लग रहा था। किसी से भी नसीब बाजा ना हुई चाय।
सुनो लड़की, जल्दी से उठकर बाहर और अपना हुलिया दुरुस्त करके आना, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। इनकार की गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये आपके देवर साहब का ऑर्डर है। अब तुम अपने होने वाले देवर की इतनी सी बात तो मान ही सकती हो ना भाभी साहिबा। वो अचानक इसके कमरे में दाखिल हुआ और अपनी बात मुकम्मल करता वापसी की तैयारी भी कर चुका था। नहीं, मैंने नहीं जाना। पूछा किसी ने तुमसे? नहीं ना। तो फिर इनकार की क्या तुक बनती है? सबको बता चुका हूँ कि तुम मेरे साथ आ रही हो। डोंट वरी, रहील हमारे साथ नहीं है, सिर्फ हम तीनों ही हैं। अब जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि मुझे हरगिज़ ये बात पसंद नहीं कि एक कंवारा खूबसूरत लड़का सिर्फ 2 गार्ड्स के साथ बाहर जाए। 3 गार्ड का होना ज़रूरी है। आखिर मेरी इज्जत को भी तो खतरा हो सकता है ना। वो अपनी बात मुकम्मल करता कमरे से निकल चुका था, जबकि वो हैरत से मुंह खोले इसकी बात का मतलब समझकर इसके पीछे ही बाहर निकल आए। जावर दी इज्जत में तो वाकई बहुत ज़्यादा खतरा रहता। ज़ूबी और ज़ोया तैयार खड़ी थी, इसे आते देखकर खुश हो गई थी। इन्हें उम्मीद न थी कि वो इनके साथ आएगी, लेकिन इसे अपने पीछे आता देख वो बिना रुके इसका हाथ थामता तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गया। इसे इनकार करने का मौका हरगिज़ नहीं मिला था, वरना वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो घर वापस आया तो एक बार फिर से इसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वो बेबी कॉट में लेटा खेलने में मसरूफ़ था, जबकि वो रोटियां बनाती बार बार इसके साथ छेड़खानी कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने अचानक पीछे से गंभीर आवाज़ में सलाम किया तो वो उछल कर रह गई। वालेकुम अस्सलाम। दरवाज़ा किसने खोला? मैंने तो बंद किया हुआ था। अंदर से वो हैरान सी से देखते हुए पूछने लगी। मेरे पास एक्स्ट्रा की है, मैं दरवाज़ा खटखटाने का आदी नहीं हूँ, तो इसकी मदद से आया हूँ। वो चाबी दिखाते हुए अपने बेटे को कॉट से उठा चुका था। इसके हाथ में मौजूद छोटा सा खिलौना कॉट में गिर गया, जिसकी वजह से इसके छोटे छोटे से होंठ बाहर को निकला। वो रोने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। इससे पहले वो कॉट से पीले रंग का छोटा सा पतंग इसके हाथ में दे चुका था। ये तो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। वो उसे उठाए किचन से बाहर निकला, जबकि वो जो टेबल पर खाना लगाने का इरादा रखती थी, इसे बाहर निकलते देखकर अपना बनाया हुआ कौरमा प्लेट में डालकर बाहर लाने लगी। मैं खाना यहीं बाहर लगा देती हूँ। वो टेबल पर पड़े खेल की चीज़ें हटाते इसे कहने लगी तो वो हाँ में से हिलाता फ्रेश होने चला गया, जबकि इसके कंधे पर सवार ताहू गर्दन उठा कर अपनी मम्मा को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। बस कर दे शहजादे, तेरी माँ कहीं भागी नहीं जा रही। अब सारी ज़िंदगी यही रहेगी, जी भर के देखते रहना। इसका रुख अपनी तरफ जानिब करते वो सीढ़ियाँ चढ़ता कमरे में दाखिल हो चुका था। थोड़ी देर के बाद वह नीचे आया तो टेबल पर खाना लगा हुआ था। तुम खाना मत बनाया करो, मैं बाहर से ले आया करूँगा। अजीब लगता है, अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई और अभी से तुम घर के कामों में लग गई हो। वो कुर्सी घसीट कर बैठने लगा तो ताहू जोरों शोर से हिलने लगा। इसे देखकर वो मुस्कुराती हुई से ले चुकी थी। इसने अपने बेटे की हरकत करते पहली बार देखा था। वो इसे छोड़कर इसकी तरफ जा रहा था। इसने इसे घूरा, लेकिन इसके घूरने की परवाह किए बिना वो अपनी माँ के पास जा चुका था। अब ताहू वैसे बड़ा बेवफा है। अपने घर के काम करने में भला क्या हर्ज है, और खाना तो मैंने बाद में भी बनाना है, और मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बाहर से कुछ भी लाने की। बाहर का खाना खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। हमें अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना चाहिए। और आप भी बाहर से कुछ मत खाया करें, बल्कि मैं सुबह से आपके लिए टिफ़िन तैयार कर दूँगी। दोपहर का खाना भी आप घर का ही खाएंगे। वो तहान को अपने साथ लगाए जग में पानी लिए टेबल पर रखकर खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? इसके हुक्म पर हैरान होते हुए वो सवाल करने लगा। मैं आपका इंतज़ार करती, पता है तायब्बू के साथ जब तक कोई बैठकर खाना नहीं खाता, इनसे ठीक से खाना नहीं खाया जाता था। और सब कहते हैं कि अकेले खाना खाने में बरकत नहीं होती, इसलिए मैं आपका इंतज़ार करती। वो सेब का टुकड़ा काट कर ताहू को पकड़ाते हुए बोली। क्या कर रही हो? इसके गले में फंस जाएगा। इसका ये अंदाज इसे लापरवाह सा लगा, इसलिए टोकते हुए बोला। अरे नहीं फंसेगा, इसे तोड़ नहीं सकता और ना ये निकलेगा नहीं, सिर्फ चूसेगा। फ्रूट्स देने से ना बच्चे की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। और बेबी को मीठा मीठा लगता है ना ताहू? यमी यमी मामा ताहू को यमी यमी एप्पल देगी। वो उसे चटखारा लगाते देखकर बोली, जबकि तहान खुशी से इसे खाते देखकर वो भी पुरसकून हुआ था। आप खाना खा लें, जब तक मैं चाय बनाती हूँ। आप हमारे चैनल्स खोल दें, फिर मामा और ताहू टॉम एंड जेरी देखेंगे। इसे वापस अपने कार्टून की याद आ गई थी। यार ये मेरे ख्याल में रिपीट हुआ सीन। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं चेक कर लूँ। सुबह तुम मेरे साथ चलना शॉपिंग के लिए। पार्टी में तुम्हारी ड्रेस लेनी है, क्योंकि मेरे सारे कॉलीग्स वहाँ पर आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिलो। वो बेड पर सोने के लिए लेटी से इसकी आवाज़ सुनाई दी, जबकि इसकी उंगलियाँ लैपटॉप पर तेज़ी से चल रही थी। मेरे पास हैं कपड़े, बल्कि मेरे पास बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मैं वो पहन लूँगी। वो इसे देखते हुए बहुत कम आवाज़ में कहने लगी, जबकि ताहू की दूध की बोतल इसने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। अब तो ताहू खुद भी अपनी बोतल को आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन वो अपना शौक भी तो पूरा कर रही थी और ताहू के साथ मस्तियाँ भी करनी थी। नहीं, वो वाली ड्रेस कहीं और पहन लेना, जो मैं लेकर दूंगा वो तुम्हें इस पार्टी में पहननी होगी। लेकिन क्यों ताहू 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 के बाबा, मेरे पास है तो सही। वो क्यों बेकार में इतना खर्चा कर रहा था, जब इसके पास इसके इतनी खूबसूरत ड्रेसेस मौजूद थी। इसने कौन सा इसको पहले पहना हुआ था? वो तो तायाबू ने अपने शौक से इसके लिए बहुत सारे कपड़े ले लिए थे, जो इतने भारी और काम वाले थे कि वो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन्हें कौन पहन नहीं सकती थी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिन मेरी पसंद के कपड़े पहनो। फिक्र मत करो, तुम्हारी पसंद का भी मद्देनज़र रखा जाएगा, और मेरी चॉइस बुरी नहीं है।
कि तुम इतनी ज़्यादा घबरा रही हो। वो इसके ताहू के बाबा कहने पर अपनी मुस्कुराहट छुपाते इसे देखते हुए बात खत्म करने वाले अंदाज में बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है आप ही ले लीजिएगा, मैं वही पहन लूँगी, लेकिन ताहू की अपनी पसंद से लूँगी। इसकी बात मानते हुए अपना हुक्म भी जारी कर चुकी थी, जिस पर वो सिर्फ इस बात में सारे ला गया। वैसे मैं सोच रही थी कि ना हमें ना ताहू के लिए शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कपड़े वो पहनता है ना, ये सारे इसके लिए छोटे हैं। मेरा मतलब ताहू बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से, तो अब ना हमें इसके और कपड़े ले लेने चाहिए, वो भी सारे मेरी पसंद के। वो खुशी से चहकते हुए बोली, अपने से ज़्यादा इसे अपने बेटे की शॉपिंग में इंटरेस्ट था। अच्छा इसके कपड़े छोटे हैं, मैं तो इसके मुताबिक ही लाता हूँ, खैर तुम देख लेना जो तुम्हें मुनासिब लगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब सो जाओ थोड़ी देर, मैं भी जाग रहा हूँ, ताहू भी सो जाएगा थोड़ी देर में और रात को जाकर तंग करेगा, फिर सारी रात जाकर तुम्हारे लिए दिन को इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं ताहू मुझे तंग नहीं करता और इसे संभालना मेरे लिए मुश्किल भी नहीं है, ताहू तो मेरी जान है, अच्छा और पाराशा बेटा अपनी मामा का, वो इसे लाड करते हुए कहने लगी। तो दावर कंधे उचकाकर अपना काम करने लगा। वो तो इसी का फ़ायदा सोच रहा था, अब थोड़ी देर के बाद जब अपना नाच गाना शुरू करेगा तब पता चलेगा। दोपहर में वक्फे में सोकर वो खूब चार्ज होता था, फिर सारी रात जाकर सबको जगाना इसका फेवरेट काम था। और अगर इसकी छोटी सी मामा को ही तंग होने में कोई इतराज़ नहीं था, तो वो कौन था सवाल उठाने वाला। कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाओगी? वो आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोकते हुए जोया और जूबी से इनकी पसंद के फ्लेवर पूछ चुका था। जब इससे पूछने लगा तो इसने इनकार कर दिया। मुझे नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो इनकार करते हुए बोली। एक तो वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट कर लाया था और इसे ज़बरदस्ती आइसक्रीम खाने पर भी मजबूर कर रहा था। आपकी राइटर के मुताबिक आइसक्रीम कौन छोड़ता है यार? अच्छा यार तुम यहाँ तक आ ही गई तो खा लो ना, ठीक है जाबर ने थोड़ी सी ज़बरदस्ती की है, लेकिन तुम भी तो इतनी बोरिंग इंसान हो, सारा दिन कमरे में बैठी रहती हो, हमने तो तुम्हारा भला ही सोचा है ना, जूबी से आइसक्रीम खाने के लिए कहने लगी। सहर यार खा लो ना, यहाँ पर ना वर्ल्ड की बेस्ट आइसक्रीम मिलती है, अगली सीट से जोया भी कहने लगी। नहीं खाना इस लड़की को क्यों मिन्नतें करी, उसकी कोई वीआईपी पर्सनालिटी थोड़ी है कि हम अब आइसक्रीम खाने के लिए इसके तरले करेंगे। इसे नहीं खाना ना खाए, इसे हमारा मुंह देखना तो देखती रहे, हमें क्या। आइसक्रीम लेकर आता हूँ। वो जल्दी से गाड़ी से निकलते हुए बोला तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। इसने कब कहा किसी को अपनी मिन्नतें करने के लिए, वो खुद ही से फोर्स कर रहे थे, वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। थोड़ी देर में वो 3 आइसक्रीम लेकर आया और एक जोया को और एक जूबी को पकड़ाकर तीसरी खुद खोलने लगा। वो सचमुच में इसके लिए नहीं लेकर आया था क्या, तो सच में चाहता था कि वो इनकी शक्लें देखे, लेकिन इससे भी कोई खास दिलचस्पी ना थी। मुंह शीशे की तरफ फेर कर बाहर देखने लगी। शर्म करो लड़की, बाहर खड़ा वो मासूम सा बच्चा सोच रहा होगा कि आंटी मुझसे मेरी आइसक्रीम छीनना चाहती हैं। अचानक से तावर की आवाज़ सुनाई दी और फिर इसका ध्यान बाहर छोटे से बच्चे पर गया, जो अपनी आइसक्रीम को उसकी नज़रों से बचाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसका ध्यान इस बच्चे पर पहले बिल्कुल भी नहीं था। अजीब ना दीदी किस्म की लड़की हो तुम तो, पकड़ो खा लो भूखड़ कहीं की। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ थाम कर इसके हाथ में अपनी आइसक्रीम पकड़ाने लगा, जो कि वो ओपन कर चुका था। मुझे नहीं खानी, मैं इनकार कर तो चुकी हूँ, मसला क्या आपके साथ? वो नाराज़ होने लगी। यार हद होगी, कितनी मिन्नतें करे तुम्हारी, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए तो कह रहे हैं जावर, और कभी आइसक्रीम नहीं खाते, वो तुम्हारे लिए ही लाए हैं। इसके अंदाज पर जुबारिया को गुस्सा आ गया। हाँ वो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, भाई तो कभी भी आइसक्रीम नहीं खाते, तुम इतना इनकार क्यों कर रही हो यार? ठीक है हम तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आए, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह तुम्हें खुश करना है। हर वक्त रूम में जाकर बैठी रहती हो, किसी से बात नहीं करती, हमें अजीब लगता है, हमने अपने घर में इतना खामोश इंसान पहले कभी नहीं देखा था। तुम हमारी दोस्त हो, सारी ज़िंदगी तुमने हमारे साथ गुजारनी, तो कम से कम हमारे लाइफस्टाइल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करो। ना तुम हमारे साथ बाहर आती हो, ना हमारे साथ टाइम स्पेंड करती हो, हमेशा अपने कमरे में घुसी रहती हो। या फिर किचन में जोया को भी अब गुस्सा आने लगा था, जबकि इसे भी एहसास हो रहा था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही रूड हो गया। वो दोनों तो बस इसका एहसास करके ही इसे अपने साथ लेकर आई थी। ये अलग बात है कि एहसास आज से पहले इन दोनों को दिल में नहीं जागा था। इस चीज़ को इसने महसूस किया था, लेकिन वो इस बात को महसूस नहीं कर सकती थी कि जावर के आने के बाद ये एहसास जागा। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मेरा सच में दिल नहीं कर रहा खाने का, इसलिए इनकार करी थी, लेकिन अब खा रही हूँ। देखो तुम लोग आइसक्रीम का, वो बाइट लेते हुए बोली तो वो तीनों मुस्कुरा दिए। देखो से तुम्हारी क्या मुराद है, कि तुम्हें हम भुक्कड़ नजर आते हैं जो तुम्हें खाते हुए देखेंगे? हमारे पास कम से कम इतने पैसे हैं कि हम खुद खरीद कर खा सकते हैं, एक दफ़ा फिर वो शरारती अंदाज में बोला। तो नफ़ी में सर हिलाकर रह गई। ये आदमी जिस तरह के प्रोफेशनल के साथ जुड़ा था, इसके तहत इस तरह की शौख तबीयत बिल्कुल सूट नहीं करती थी। बाकी पुलिस वाले बड़े वो होते हैं, लेकिन खैर मेरा कभी किसी पुलिस वाले से पाला नहीं पड़ा। अच्छा जावर भाई, वो राहील भाई है ना? जोया का ध्यान सामने से आते मोटरसाइकिल पर पड़ा, जहाँ 3-4 मोटरसाइकिल पर तकरीबन कोई 7-8 लड़के सवार थे, और इन्हीं में से एक वो भी था। जोया से देखकर हाथ हिलाने लगी, इरादा इसे अपनी तरफ मतवजा करने के था, जबकि जूबी भी इसे देखकर खुश हो गई थी। सहर ने किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, लेकिन जावर के चेहरे पर अजीब सी नापसंदीदगी आ गई। वो इसे देखकर खुश नहीं हुआ था, बल्कि इसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा था। इसे जोया को इशारे से इसे अपनी तरफ मतवजा करने से मना किया और अपना फ़ोन निकालते हुए इसे कॉल करने लगा। वालेकुम अस्सलाम रहील, मैं सामने गाड़ी में, अभी के अभी घर जाओ, मैं तुमसे घर पर मिलता हूँ।
इसकी निगाहें सामने इस पर जमी हुई थी। राहील इसे देखकर घबरा सा गया, जबकि बिना कुछ भी बोले वो अपनी बाइक स्टार्ट करता वहाँ से निकल गया था। इसके पीछे वो लड़के चिल्लाते रहे, इसे पुकारते, लेकिन वो रुका नहीं। राहील साहब की शामत आएगी। इसके चेहरे पर अजीब सा खौफ छा गया, जैसे पकड़े जाने का डर हो। और किसी ने सही, लेकिन सहरविश ने जावर के गुस्से और राहील के डर को बहुत अच्छी तरह महसूस किया था। कैसा रहा तुम्हारी जॉब का पहला दिन? वो तीनों को लेकर घर वापस आया तो बाबा बाहर सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। वो मुस्कुराते हुए इनके पास ही बैठ गया जब इन्होंने सवाल किया। बहुत ही बोरिंग। वो एक गहरा सांस लेता इनसे कहने लगा, तुम जानते हो जिस थाने में तुम्हारी जॉब लगी है वहीं पर दावर भी अपने फ्राइज अंजाम दे रहा है। इनके अचानक कहने पर इसका मुंह का जाविया बदल गया, जैसे मुंह में कोई कड़वा सा बादाम आ गया। वो मेरे साथ काम करता तो मैं कैसे नहीं जानूंगा। इसे लगा था कि शायद वो ये बात नहीं जानते होंगे, लेकिन इसको ये बात कैसे भूल गई कि वो दावर किसी भी बात से अनजान ही रहते थे। इसने तुम्हें देखकर कैसा रिएक्शन दिया? क्या वो तुम्हें देखकर गुस्सा हुआ या उसने तुमसे कुछ कहा था? वो कुछ हद तक परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों भाइयों में कुछ भी बुरा हो, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें कुछ ठीक नहीं था। मेरे प्यारे बाबा जान, मैं वहाँ काम करता हूँ और वो भी वहाँ काम करता है। हम दोनों में जो भी बातें होती हैं वो हमारे काम से रिलेटेड होती हैं। हम एक दूसरे से सवाए हमारे काम के और कोई लेना देना नहीं है। ना वो मुझे फालतू में बुलाता और ना ही मैं इसके मुँह लगना पसंद करता हूँ। वो मेरा सीनियर और सारा दिन अपने ऑफिस में एसी की हवाएं खाता है, जबकि मैं बाहर टेबल पर इसकी तरफ से मिलने वाले ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता हूँ। वो अपने सारे दिन की रूटीन इन्हें बताने लगा तो वो मुस्कुरा दिए। तो बेटा, सीनियर और जूनियर में ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसको लेकर मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, नाराज़गी दिखानी चाहिए। ये तो तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। मैं तो ये बात कर रहा था कि तुम दोनों के बीच और कोई बात हुई कि नहीं? बाबा, हम दोनों के बीच में और कोई बात कैसे हो सकती है, जबकि हम काम से हटकर एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। हम एक दूसरे को सिर्फ ऑफिस की हद तक ही जानते हैं, बाकी हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। वो इनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोला, जिस पर उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। वो नहीं चाहता था कि बाबा इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखे। वो ना तो खुद दावर के मुंह लगना चाहता था और ना ही इसकी तरफ से ऐसी कोई उम्मीद रखता था। तो फिर बाबा को खुश करना या फिर बेटे की तरफ से कोई उम्मीद देना इसे निरी बेवकूफ़ी लगी। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, तुम दोनों में इत्तेफाक हो और तुम दोनों हमेशा साथ और खुश रहो। वो दुआएं देने पर आए तो वही सारी दुआएं दी जो वो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने तकलीफ भी तो नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए इनकी बातों पर मुस्कुराते हुए आमीन आमीन कह दिया। रात इसकी आंख 2-3 दफ़ा खुली। एक दफ़ा वो इसे खिड़की के पास से उठाए बातें करती हुई नजर आई थी। ताहू न जाने चाइनीज़ में कौन सी बातें कर रहा था, इसे तो सिर्फ वो बूबू समझ आ रही थी और वो इसकी बूबू के जवाब दे रही थी। पहले तो इसका इरादा वापस सो जाने का था, मगर फिर न जाने की कशिश थी इनकी तरफ कि वो इन्हें देखने लगा। खिड़की पर वो बेड से काफ़ी ज़्यादा फासले पर खड़ी थी ताकि इसकी नींद खराब ना हो। वो बूबू नहीं, वो चांद है मेरी जान। देखो आसमान पर, इसको चांद बोलते हैं, लेकिन आपको भी नहीं आएगा। आपको चांद को वर्ड सीखने के लिए थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, तो हम तब तक इंतज़ार कर लेंगे। इसका नन्हा सा चेहरा अपने चेहरे के साथ लगाए वो खुद भी चांद को देखने में मगन थी। बूबू बूबू, वो दोनों हाथ माफ़ी की तरह जोड़े मुंह में डालते हुए फिर से बोला था। मेरा जो छोटा वाला भतीजा है ना, ईसा साहब, उसकी भी यही हरकतें हैं यार। वो माशाल्लाह से इतना शरारती है कि एक जगह पे टिकता नहीं है। और आज शाम को पता नहीं क्या बना हुआ था, मूड बना हुआ था, क्या हुआ था। कभी मेरे ऊपर आके लेट जाए, कभी बेड पे जाके लेट जाए। पापा इसको बुलाई जाए, पापा कहते यार बात तो सुन लो, बात तो सुन लो। वो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। पापा कहते पढ़ा रहा है, फिर वो एक्टिव हो गया। अरे मेरा बच्चा, इसमें माफ़ी मांगने वाली कौन सी बात है? आप तो सिर्फ बूबू बोल रहे हो, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लोगों ने तो इसके सीक्रेट मैसेंजर बनाया हुआ है। वैसे मुझे एक बात क्लियर बताओ, ये आप जिस बूबू से माफ़ी मांग रहे हो, कहीं आपने भी तो इसको सीक्रेट मैसेंजर नहीं बनाया हुआ? कहीं आपने भी तो मेरी बहू के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना? बोलो बोलो, मुझे ना आपकी नीयत पर शक हो रहा। और आप तो इतने पाले हो, अगर किसी का दिल आ गया तो नहीं नहीं, अभी तो मैं किसी को नहीं दूंगी। अभी तो आप सिर्फ मामा के हो, और जब बड़े हो जाओगे तब भी मैं किसी को नहीं दूंगी, बल्कि मैं खुद बहू ले आऊँगी आपके लिए अपने घर में। वैसे आपकी उम्र क्या? आपकी उम्र की है? आपसे छोटी है या बड़ी? इसका अंदाज शरारत से भरपूर था, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस में बोलते से खिलखिलाने पर मजबूर कर रही थी। उफ़, ये मुस्कुराहट बता रही है मामला संगीन है। वो शरारत से बोल रही थी, जिस पर वो और भी ज़्यादा खिलखिला रहा था। जबकि इसकी बातें सुनते सुनते दावर ने एक पुरसुकून सी आ भरी। इसकी आंख कब लगी से खुद भी पता न चला। वो तो बस इसकी बातें सुनने में मगन आराम से लेटा छत को घूर रहा था। और फिर ये बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि यूं ही वो इससे बातें करती रही और अपनी चाइनीज़ ज़ुबान में न जाने से क्या क्या राज न्याज बताता रहा था। और इसी दौरान इसकी आंख लग गई थी। दूसरी बार इसकी आंख अचानक से कुछ देर पहले खुली, जब वो रोज़ जागता था। वो उठा जब इसे जायनमाज़ पर खड़े पाया। वो नमाज अदा कर रही थी, जबकि तहान इसके पहलू में गहरी नींद में था। इसका पाकीज़ा पुरनूर चेहरा देखते हुए सारी दुनिया जहाँ बुला बैठा था। वो नमाज़ पढ़ कर फारिग हुई तो उसे जागते हुए पाया। आप जाग रहे हैं? उठे, आप भी नमाज अदा कर लें। कल आपने नमाज अदा की थी तो मुझे क्यों नहीं जगाया? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। तुम सारी रात की जागी हुई थी, मुझे उठाना ठीक नहीं लगा, इसलिए नहीं जगाया। आज तुम खुद ही उठ गई। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम नमाज़ पढ़ती हो। वो उठ कर बाथरूम में चला गया
थोड़ी देर बाद वज़ू करके आया तो इसे अभी भी वहीं खड़े पाया। आप मुझे काफिर समझते हैं? वो जानमाज़ ठीक करता नियत बांधने लगा था, इसे पीछे से इसकी आवाज़ सुनाई दी। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हो? वो मुस्कुराया था। आपने ऐसा क्यों बोला कि आपको नहीं लगा मैं नमाज अदा करती होंगी? आप मुझे क्या समझते हैं? इसे सच में इस बात पर अफसोस हुआ था। समझ ही तो नहीं पा रहा मैं तुम्हें, तुम तो मेरी समझ से बहुत दूर होता हो कि मामा, मैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया। वो नियत बांध चुका था, जबकि वो वहीं बैठ के एक कोने पर बैठी से देखती रही। वह नमाज से फारिग हुआ तो इसे वहीं बैठे देखा। सो जाओ, मुझे 10 बजे के बाद जाना है, अभी बहुत वक्त है, तहान भी सो रहा है। अच्छा, तुम्हें भी सोने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाएगा। मेरे ख्याल में आज सारी रात भी जागती रही हो तुम। वो नमाज फोल्ड करता एक साइड पर रख चुका था। दावर, क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? न जाने इसके दिमाग में क्या समाई, इसके सवाल पर उसने हैरानगी से देखा। किस सिलसिले में यकीन की बात कर रही हो तुम? इसकी बात का मतलब वो सच में नहीं समझा था, लेकिन इसके सवाल का जवाब हाँ था। हाँ, एक ही दिन में उस पर यकीन करने लगा था, लेकिन फिर भी वो इसके सवाल का मतलब जानना चाहता था। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझ पर यकीन करते हैं या नहीं, किसी भी मामले पर मेरे सवाल का जवाब दें। वो इसके साथ इतनी कंफर्टेबल होकर बात कैसे कर पाती थी वो नहीं जानती थी, लेकिन इससे बात करते हुए वो हिचकिचाती नहीं थी, जिसके पीछे की वजह इनके निकाह के 2 बोल थे जो इन्हें एक दूसरे की तरफ खींचते थे। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं? वो इसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप ताहू की मामा पर यकीन करें। वो नज़र झुकाए हुए बोली तो दावर के नाबी लबों पर गहरा तबस्सुम बिखरा। अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता किंजिश, तो मैं कल सारा दिन अपने बेटे को तुम्हारे हवाले नहीं करता। मैं अपने बेटे के मामले में इसकी सगी माँ पर यकीन नहीं कर सकता। ये मेरा यकीन ही है जो मैंने तुम्हें ताहू की मामा बनाया, वरना मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ अपनी बीवी बनाकर लाने वाला था। सो जाओ, भी बहुत वक्त है। वो आहिस्ता से इसका गाल थपथपाते हुए वापस तहान के पास लेट गया, जबकि वो भी लाइट ऑफ करते तहान की दूसरी तरफ आकर लेटी थी। इसके चेहरे पर एक इत्मीनान था, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो इसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी इस पर यकीन कर रहा है। जावर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो इन लोगों को ठीक से जानता भी नहीं, मुझे क्या पता वो लोग कौन है, कितनी बार जेल जा चुके हैं। वो तो इत्तेफाक से हसन ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो मैं इनके साथ चल पड़ा। और वो लड़की इसके दोस्त थे, और इतने ख़ास दोस्त इसके भी नहीं है। इनसे भी मिले इसे कुछ ही दिन हुए, हम एक साथ एंजॉय करने चले गए थे। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि वो लोग ऐसे हैं तो मैं हरगिज़ ऐसी गलती नहीं करता। शुक्र है तुमने मुझे बता दिया, अब मैं इन लड़कों से दूर रहूँगा। ऐसे नशेइयों से दूर रहना ही बेहतर। कहीं मुझ पर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दें। वो बिल्कुल किसी नासमझ बच्चे की तरह इसके सामने बैठा बोल रहा था। अड्डा मासूम रहील, मैंने लग रहा था नहीं, इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो तुम लाहील। मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें ये बात बताना, आगे तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें हाथ से नवाला बनाकर नहीं खिला सकता, बस बता सकता हूँ क्या गलत है और क्या सही। वो लोग कब से तुम्हारे दोस्त हैं और तुम कब से इन्हें जानते हैं, इन सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग 7 बार जेल जा चुके हैं, वो भी नशे के केस में। और जिस तरह का तुम्हारा इनके साथ याराना लगता है, मुझे लगता है कि जल्द तुम भी इसी फहरिस्त में शामिल हो जाओगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सवाल मेरी इज्जत पर आया तो मैं लिहाज नहीं करूँगा। और एक और बात, किसी खुशफहमी में मत रहना कि अगर मैं पुलिस में हूँ तो कल को तुम्हारी मदद करूँगा। याद रखना, तुम्हें गिरफ्तार करने में सबसे पहला हाथ मेरा ही होगा। ऐसे मामलों में मैं बिल्कुल ये नहीं देखता कि मुजरिम कौन है, क्योंकि मुजरिम मुजरिम होता है, चाहे वो अपना हो या पराया। इनसे खून के रिश्ते नहीं निभाए जाते। वो पहले इसके कानों में ये बात निकाल रहा था, इससे आगे जाकर किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं बांध सकता था, बल्कि इसके इरादे बहुत खतरनाक है। राहिल ने जिस अंदाज में हर चीज़ से अनजान अपने आप को जाहिर किया था, इससे वो अंदाज़ा लगा चुका था कि राहिल किसी चीज़ से अनजान नहीं है। वो लोग वहाँ मोटरसाइकिल पर सिगरेट पी रहे थे, अजीब अंदाज में गुंडागर्दी कर रहे थे, और वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि किस हद तक राहिल भी इन सब चीज़ों में शामिल है और इसके सामने सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। इसलिए इसने इसे पहले से मोहतात रहने के लिए कह दिया था। अगर तो वो अभी से बाज आता जाता तो बेहतर था, वरना कल को इसे नुकसान उठाना पड़ सकता था। तुम पता नहीं क्या कह रहे हो जावर, मैं बता तो चुका हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग ये सब कुछ करते हैं। वो अब भी इसे अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो अगर तुम नहीं जानते तो बात ख़त्म, पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आराम करना चाहता हूँ। इसने बात ख़त्म करते हुए अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम का रुख कर लिया, जबकि राहिल परेशानी से इसके कमरे से निकल गया। इसने किचन में कदम रखा तो नाश्ता तैयार था, बल्कि भाप उड़ाती चाय भी वो मेज़ पर रख चुकी थी। इसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं थी, लेकिन इसे अब ये सब अच्छा लग रहा था। वो बहुत अच्छे तरीके से ये सब कर रही थी। यकीनन वो इस घर को अपना घर मान चुकी थी। अपने घर के काम करना तो अच्छी बात है, इसे कल की बात याद आई। हाँ, ये इसका अपना घर था जो इसने संवारना था। वो मुस्कुराकर सलाम करता कुर्सी खींच चुका था। वालेकुम अस्सलाम, आप नाश्ता करें, मैंने आपका टिफ़िन रेडी कर दिया है, जाते हुए लेकर जाइएगा और दोपहर में इसी को खाइएगा। वो बैठते ही हुक्म जारी कर चुकी थी। अब वो टिफ़िन लेकर जाएगा? वो क्या छोटा बच्चा था? इसने एक नज़र इसे देखा और फिर टिफ़िन की तरफ देखा। कुछ भी ना बोलते हुए इसने बेबी कॉट की तरफ नज़र दौड़ाई थी, जहाँ इसका शहज़ादा गहरी नींद में था। अरे वाह, ये तो चार्जिंग पर लगा हुआ। वो मुस्कुराकर नाश्ता शुरू कर चुका था, जबकि इसने हैरत से एक नज़र ताहू की तरफ देखा जो सो रहा था, और फिर इसे इसकी बात समझ में नहीं आई थी।
क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आया, क्या चार्जिंग लगा हुआ है? इसने परेशानी से पूछा था। हो सकता है वो कोई ज़रूरी बात कर रहा हो और उसकी बात पे ध्यान न दे पाई हो। अरे तुम्हारे ताहू कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, चार्जिंग लगा हुआ, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें नचाएगा, वो बहुत सीरियस अंदाज में बोला। जब किसी बात पर इसे हंसी आ गई जिसे वो मुस्कुराहट की शक्ल देती, खुद भी बैठकर नाश्ता करने लगी। 2 बजे के करीब तैयार रहना, मैं लेने के लिए आऊँगा, फिर शॉपिंग पर चलेंगे। हो सकता है आने में देर भी हो जाए, लेकिन तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखना, मैं अपना काम खत्म करके सीधा इधर ही आऊँगा। और पार्टी मैंने इस इतवार को रखी है, तुम्हें ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, सारा सामान बाहर से आएगा, सारी अरेंजमेंट का ऑर्डर मैं दे चुका। वो भी कहने वाली थी कि पार्टी की सारी तैयारी खुद ही कर लेगी, इसके लिए खाना बनाना तो मुश्किल था ही नहीं, लेकिन इसके कुछ बोलने से पहले वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। इसने खामोश रहने बेहतर समझा। वो हर बात पर बहस नहीं कर सकती थी। बस कर दे गंजिश बीबी, एड्डा भी नहीं फ्री हैंड देना कि हर चीज़ ही आप बन जाओ। कर रहा बाहर से आ रहा तो मंगवा ले, तेनों की पैर मरोड़ उठ रहे। ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं ताहू की और अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूँगी। इसका नाश्ता मुकम्मल हुआ तो ताहू से प्यार करता अपने काम के लिए निकला। इसे रुखसत करने के लिए वो दरवाजे तक आई थी। इसके चले जाने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया और फिर अंदर आता हान के कपड़े धोने का फैसला कर चुकी थी। वो अभी सो रहा था, वो ये काम कर सकती थी। इसके कपड़े निकालते हुए 2-3 सूट दावर के भी नजर आए जिन्हें वो धोने के लिए डाल चुकी थी। अभी भी इन कामों से फारिग हुई थी कि तहान वापस से आ गया और इसे अपने पास ना पाकर रोने की मुकम्मल तैयारी करने लगा। इसके होंठ अभी बाहर तक पहुंचे थे कि इसकी मामा दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। चा, इसने मुस्कुराते हुए इसके सामने आकर इसे सरप्राइज दिया, जिस पर वो खुशी से चहक उठा। इसे अपनी बाहों में उठाते हुए वो इसके साथ खेलने में मसरूफ़ हो चुकी थी। तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब वो घर वापस आ गया, क्योंकि इसने इसे तैयार रहने के लिए कहा था। वो इसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाने वाला था। वो भी तकरीबन तैयार ही थी। नीले रंग के साले से लिबास में इसने दुपट्टे के हिजाब की तरह पहन रखा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो वो अपनी स्याह चादर को खुद पर कवर करने लगी। दावर ने आज तक कहीं औरतों पर स्याह चादर पहने हुए देखी थी। दिल में कहीं ये ख्वाहिश जागी कि जायशा भी इस तरह का लिबास यत्न करे, लेकिन जायशा इन औरतों में से थी ही नहीं जो अपने आप को छुपाकर जल्दी से नुमाइश पसंद थी। यही वजह थी कि वो जायशा को अपने साथ बाहर लेकर जाने की गलती बहुत कम करता था, और जब भी करता बहुत पछताता था। वो बहुत ही कम जायशा के साथ बाहर जाने पर हामी भरता था, जिसकी वजह इसका पहनावा था, लेकिन इसके साथ चलने में से कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। वो बेबी कॉट से अपना शहजादा उठाकर बाहर निकलने लगा था, जबकि वो भी अपनी तैयारी को एक मुकम्मल नज़र देखती चाबी उठाकर बाहर भागी थी। इसने सारे दरवाज़ों को ठीक से चेक करके बंद किया था। बारिश का मौसम बन रहा था, इसलिए इसने बहुत सारी चीज़ें एहतियात से उठाकर अंदर रखी थी। यहाँ तक कि इसने ताहू के जो कपड़े सुबह धोकर बाहर डाले थे वो भी फोल्ड करके अंदर सोफे पर रखे थे, ताकि अगर इनके आने से पहले बारिश होती है तो इसके बेटे के कपड़े बारिश से ख़राब ना हो। और वो दरवाजे मेन गेट बंद कर रही थी जब वो बाइक पर बैठा इसे देख रहा था। इस लड़की के सारा से रूप में से अपनी इज्जत महसूस हो रही थी। इसका कंधा थामकर वो बाइक पर सवार हुई तो ताहू इसकी तरफ जाने को मचलने लगा। आज मेरा बेबी मामा पास आना है, आप मामा को मिस कर रहे थे, मेरा मासूम बच्चा। इसका गाल चूमते हुए वो इसे अपनी बाहों में भरे बोल रही थी। आज अगर ये सारा दिन मुझे मिस नहीं करता ना, तो तुम्हारी थोड़ी सी देर की गैर हाजिरी पर तुम्हें भी नहीं करेगा। वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी खुशफहमी दूर करना अपना फ़र्ज समझा। जल रहे हैं ना, आपको जेलसी हो रही है ना, मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। होता है, आदत हो जाए कि आपको पता है वो क्या, मामा और बाबा में बहुत फ़र्क होता है, आप हमारा प्यार नहीं समझ सकेंगे। वो ताहू को ठीक से कवर करते से कहने लगी। ये क्या कर रही हो, इस पर दुपट्टा क्यों डाल रही हो? अब वो बाइक स्टार्ट करते हुए पूछे बिना न रह सका। अरे आपको नहीं पता, छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, इसलिए इन्हें छुपा कर चलना चाहिए। इसने एक और बेलॉजिक बात की थी, जिस पर इसने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया। दावर साहब, अभी ताहू की मम्मा को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम तो दरकार है। ये लो, मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। पूछ के उस खड़ूस से कि और क्या करना है। वो कुर्सी पर तकरीबन लेटते हुए कांस्टेबल को ऑर्डर देने लगा। थोड़ी देर पहले से ऑर्डर आया था कि इसमें दूसरे थाने से किसी केस की सारी पिछली रिपोर्ट्स लेकर आनी। ये तकरीबन 5 से 6 फाइल्स पर मुश्तमिल थे। वो सारी फाइल लेकर आ भी गया, वापस आया था। इसे अपने लिए ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये काम तो किसी कांस्टेबल से भी करवाया जा सकता था, लेकिन दावर साहब का ऑर्डर था कि वही ये फाइल्स लेकर आए और इस केस की रिलेटेड सारी चीज़ें ढूंढ कर लाए। इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बिना कुछ बोले वो इसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए चला गया। जो काम वो इसे दे रहा था वो इसमें अपनी कारकर्दगी दिखाना तो तकरीबन नामुमकिन था, जबकि दूसरे ऑफिसर्स को वो इससे ज़्यादा अहम काम दे रहा था, जिसके लिहाज से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। इसे समझ नहीं आता था वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है या फिर सोच में ही वो इसे छोटे मोटे कामों के काबिल समझता है। कहाँ गए हैं तुम्हारे साहब, कुछ बता कर गए होंगे, हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, अंदर की तकलीफ है जो एसी की हवा छोड़कर बाहर निकल गए हैं। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए इससे पूछने लगा। वो इस संडे को इनके घर पार्टी है ना, तो आजकल वो इसी तैयारियों में बिजी है। बेगम साहब को शॉपिंग पर लेकर जाने वाले थे। इसने तफसील से बताया। सुबह दावर ने इंस्पेक्टर जैन से कहते सुना था कि 2 बजे से किसी काम के लिए जाना, जिस पर जैन में इससे तफसील पूछी थी। जैन इसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, इसलिए इसने जैन को बताया कि वो दोपहर में अपनी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाएगा, और यही बात कांस्टेबल ने इसके कानों में भी डाल दी थी। वाह, मतलब हम सारा दिन काम करें और वो साहब बीवी बच्चों को लेकर मज़े कर रहे हैं। इसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद वो तो सुलग ही उठा था।
यहाँ इतनी गर्मी में से ज़बरदस्ती दूसरे थाने में भेज रहा था, खुद वो मज़े से शॉपिंग कर रहा था। ये तो नाइंसाफ़ी थी। अगर वो सीनियर तो इसका मतलब ये नहीं कि ड्यूटी आवर्स में वो कहीं पर भी चला जाए। वो अपना सारा काम मुकम्मल करके गए हैं। इन्होंने कल एक्स्ट्रा टाइम में भी काम किया था। वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है। सर प्लीज़ बात करते हुए ज़रा सोच कर बोला करें। कांस्टेबल तो भड़क ही उठा था। थोड़ी देर पहले वो इसकी जी हुजूरी आकर कर रहा था और अब जब बात दावर पर आई तो इस पर चढ़ दौड़ने को तैयार था। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला जिस पर तुम इतनी शक्लें बना रहे हो, बस इतना ही कहा कि ये काम का वक्त है। हाँ, अगर बड़े साहब अपने काम मुकम्मल कर चुके तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो सीनियर जो है। बड़ी कुर्सी वालों को तो अपने चौंचले होते हैं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला जब इंस्पेक्टर जैन बाहर आया। आप कुछ कह रहे थे इंस्पेक्टर जावर? वो कुर्सी घसीट कर इसके पास बैठ गया, जबकि वो अपने इसके सामने बिल्कुल सीरियस होकर बैठ गया था। सर मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। इसने अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ऐसे ही ना बोला करें इंस्पेक्टर, और आप अपने सीनियर्स के बारे में बात करें तो आपके लहजे में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप दोनों में जो रिश्ता है इस थाने से बाहर रखें। अब यहाँ काम करने के लिए आते हैं। अगर वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ आपके साथ काम करने के लिए राज़ी हुआ तो बेहतर है कि आप भी अपने काम से काम रखें। इस थाने के बाहर वो आपका क्या लगता है, आपके साथ इसका क्या ताल्लुक है? इससे इस थाने और आगे इसके कानून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पर फोकस करें। एक ड्रग्स केस है जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूँ। आजकल की जवान जनरेशन में जिस तरह ड्रग्स फैल रहा है, इस पर मेरा ये काम आपकी कारकर्दगी बेहतर बनाने और आपके स्टार्स बढ़ने के लिए आपकी मदद कर सकता है, और इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत खुशी से इस केस में आपके साथ काम करूँगा। वो बहुत फ़ौरन खुश हो गया। शुक्र है इसे कहीं से तो काम मिला। जी बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी, लेकिन फ़िलहाल आप दावर के अंडर है तो दावर जो काम कह रहा है वो आप करें, क्योंकि इस वक्त हम अपने थाने में मौजूद बाकी लोगों पर यकीन नहीं कर सकते। ये जो केस है इस चीज़ की फ़ाइल्स आप लेकर आए हैं, ये किसी और तक नहीं जाने चाहिए। दावर ने सिर्फ आपको इस फाइल को लाने के लिए भेजा, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो बहुत कम लोगों पर एतबार करता है। इन फाइल्स का खास ख्याल रखिएगा। वो मुस्कुराकर इसके करीब से उठ के, जबकि इसने एक नज़र इन फाइल्स को देखा। थाने में इतने सारे लोग होने के बावजूद इसने इसी को क्यों भेजा, इसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो फाइल खोल कर ये केस स्टडी करने लगा। जावर साहब थोड़ा जो दिमाग के हंसते भी लाओ, शायद कुछ समझ आ जाए। नहीं, ये घुटनों से ऊपर है, मैं इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहन सकती। एक बहुत खूबसूरत सी ड्रेस को देखते हुए इसने फ़ौरन इनकार किया था। अच्छा ये वाली देखो। वो इसका ध्यान दूसरी तरफ दिलाने लगा। ये एक बहुत खूबसूरत लॉन्ग फ्रॉक थी, पैरों को छूती वो कहीं से भी दावर को छोटी नहीं लग रही थी। इसका पहला रिजल्ट भी इसे बेकार ही लगा, लेकिन वो इसकी पसंद के मुताबिक ही ड्रेस चाहता था। ये है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरे पास इसमें ब्लू में है, इसने इनकार करते हुए कहा। तो फिर तुम किस तरह की ड्रेस लोगी, बताओ मुझे, ताकि मुझे कुछ अंदाज़ा हो सके। एक तो इसे लेडीज़ शॉपिंग का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था, और ऊपर से लड़की हर चीज़ में इनकार कर रही थी। हाँ ना, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले चले ना हम वहाँ बच्चों की दुकान में चलते हैं। ये ना हो कि सारी अच्छे कपड़े ख़त्म हो जाए। वो परेशानी से कहने लगी थी, क्योंकि बच्चों वाली दुकान पर काफ़ी सारी औरतों का हजूम जमा था। वो नफ़ी में सर हिलाते इसकी तरफ इसे लेकर आ गया, क्योंकि 10-15 बार तो वो इसे कह चुका था कि वो पहले इसके लिए ड्रेस लेगा, लेकिन इसका ध्यान बार बार बच्चों के कपड़ों पर जा रहा था। इसे जितना आसान नहीं था, इसलिए वो इसकी बात मान गया। इसने सबसे पहले ताहू के लिए बेहद खूबसूरत सा ड्रेस पसंद किया, जो मुकम्मल सफ़ेद था, और सफ़ेद कुर्ता पजामा, और उसके ऊपर नीले रंग की एक खूबसूरत सी छोटी सी बेस कोट। लेकिन ये कपड़े खरीदते हुए से ख्याल आया कि इस दावर के लिए भी ऐसे ही कुछ सोच लेना चाहिए। आप अपने लिए भी ऐसा ही सूट लें। दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर कितने अच्छे लगेंगे। मैं इसकी इस वेस्ट कोट वाले रंग की ड्रेस लूँगी, इनकी मैचिंग मैचिंग होगी। वो आखिरकार फैसला कर चुकी थी। इसकी पसंद इसे भी पसंद आई, लेकिन वो पार्टी में इस तरह का लिबास पहनता अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और वैसे भी वहाँ सारे इसके ऑफिस के मेंबर्स आने वाले थे। ये कोई वलीमे की बाकायदा तकरीब नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी डिनर पार्टी है जिसमें मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। सब लोगों को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसने इनकार करते हुए कहा। वलीमा तो वलीमा है, और वैसे भी ताहू को ये पसंद है, और वो यही चाहता है कि इसके बाबा भी ऐसे ड्रेस पहने, वैसा वैसा जैसे ताहू पहनेगा, है ना ताहू? मम्मा ठीक कह रही है ना? वो ज़बरदस्ती इस सब में अपने इसके बेटे को भी घसीट रही थी। इसने मजबूर होकर वो सूट ले लिया था। अब आगे ना वो पहने या ना पहने, वो इसकी मर्ज़ी थी, क्योंकि जबकि ये दोनों सूट खरीदने के बाद वो तहान के लिए कुछ और ड्रेस ले चुकी थी, जबकि अब थक कर वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेडीज़ सेक्शन में ले आया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो शॉपिंग जैसी बोरिंग एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता था। यहाँ आकर इसने तहान की वेस्ट कोट के साथ में मैचिंग एक खुद ही ड्रेस पसंद कर ली थी, जिस पर वो बिना एतराज़ किए हाँ में सर हिला गई। इसके लिए जूते और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लेता वो मुकम्मल इसकी पसंद को मद्देनज़र रख रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी घर में। आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरफ फोकस किया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शादी की बातें शुरू हो चुकी थी। लड़कियां शॉपिंग पर जाने की तैयारी में मगन होने लगी थी। आजकल घर में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा था, और जिसकी शादी थी वो इस तरह से बैठी थी जैसे इस चीज़ों से कोई वास्ता ही ना हो। न जाने किस लड़की को सुकून से बैठे हुए वो देख नहीं सकता था। जब तक वो इसे तंग ना कर ले इसे सुकून नहीं मिलता था, और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। ये ना जावर साहब ना तो सैरविश के पीछे हाथ धो के पड़ गया। तुम क्या
बात का शौक मना रही हो, ये शादी तुम्हारी पसंद से नहीं हो रही। खैर राहील में पसंद करने लायक कुछ है भी नहीं, और तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लड़की हो। तो मैं समझ सकता हूँ कि राहील के साथ तुम्हारी अपनी जोड़ी पसंद, तुम्हें जोड़ी अपनी पसंद नहीं होगी। अगर ऐसा तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए और कुछ करूँ या ना करूँ। तो मैं ज़बरदस्ती निकाहनामे पर साइन ज़रूर करवा लूँगा। वो बड़े मदद से इसके पास बैठते हुए बोला तो उसने घूरकरी से देखा। पता नहीं आपको मुझसे क्या मसला जो हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैं आपको कुछ कहती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने पता नहीं क्यों मुझसे ज़िद बांध ली है। वैर पार ली तजावर ने सैरविश देना। राहील जैसे भी हैं कम से कम आपसे तो बहुत अच्छे हैं, और मैं इनके साथ कैसी लगूंगी आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका फैसला करने वाले हमारे बड़े हैं। हर किसी को आपकी फ़जूल बातों से कोई मतलब नहीं होता, तो प्लीज़ हर किसी से ये फ़जूल बातें ना किया करें, ख़ासकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तंग आकर बोली। वो इसे क्या तकलीफ़ देती थी कि वो इसके हर मसले में टांग अड़ाता था। एक तो ये इंसान इसे पहले दिन से पसंद नहीं आया था, और ऊपर से जो इसने आजकल इसे तंग करने का ठेका ले रखा था वो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अरे वाह वाह वाह, लड़की तुम्हारे मुंह में तो ज़ुबान भी है। देख लें आप अम्मी, ये क्या कह रही है। वो अपनी अम्मी की तरफ मतवजा वो भी इसे हैरानगी से देखने लगी, क्योंकि इससे पहले इनका ध्यान इनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। क्या कह दिया इसने, तुम क्यों इसे तंग करते हो। वो पहले ही अपने माँ बाप की वजह से उदास है। जिनके माँ बाप नहीं होते इन बेटियों से पूछो ये वक्त कितना मुश्किल होता, तुम इसे तंग मत करो। अम्मी ने इसे डांटते हुए कहा तो वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। मतलब इन्हें ये लग रहा था कि वो इस लड़की को तंग कर रहा है। क्या वो इतना वेला है। वेला तो वाकई ज़ावर बहुत था। वाह अम्मी, एक तो आपकी लाडली मुझे बातें सुना रही है और आप भी मुझे ही डांट रही हैं। इसने माँ को शिकायती निगाहों से देखा। वो किसी को क्या बातें सुनाएगी बेटा, वो तो किसी से कुछ कहती नहीं। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। अम्मी की बात पर इसका मुंह हैरत से खुल गया, जिस पर न चाहते हुए भी सहरविश के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसकी मुस्कुराहट इसे सुलगाने के लिए काफ़ी थी। मिल गया जवाब आपको, तो प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाए यहाँ से, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। वो उसे देखते हुए बोली तो वह हैरानगी से देखता वहाँ से उठ गया था। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी माँ ने इससे ज़्यादा इस लड़की पर भरोसा किया था, और वो भी इस बात पर जो सच थी। वो सच में से बातें सुना रही थी, इसकी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन अम्मी को अपने बेटे की इज्जत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कैसे मासूम कह रही थी, तो क्या इनका बेटा मासूम नहीं था। वो सोचते सोचते अपने कमरे में आ गया था। बहुत ही मासूम है ज़ावर साहब थे। तुमने कपड़े क्यों धोए किंजिश, ये सारे कपड़े धोबी लेकर जाता है। वो आदमी हर महीने मुझसे पैसे लेता है। तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, और अगर करना ही था तो सिर्फ तहान के करती, मेरे नहीं। ये काम कर तो तुमने हर काम को तुमने अपनी जिम्मेदारी बना ली। क्यों थका रही हो खुद को किंजिश, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुमसे शादी नहीं की, बल्कि तुम्हें तनख्वाहदार मुलाजिम बना दिया। तुम तहान का ख्याल रख रही हो, क्या ये कम है कि साथ साथ ये सब भी। मैं खुद को एक ज़ालिम तरीन इंसान महसूस कर रहा हूँ जो अपनी नई नवेली बीवी पर बहुत जुल्म कर रहा है। अपने कपड़े अलमारी में इस्तीशुदा देखकर वो सीधा इसके सर पर सवार हुआ। जो इसे इतना काम क्यों करने दे रहा था इसे खुद भी समझ ना आया, लेकिन अब सच में वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी इसे इस घर में आए हुए वक्त ही कितना हुआ था। वो घर का हर काम अपने ज़िम्मे ले चुकी थी, मुलाजमा को फारिग कर चुकी थी, इसके बेटे के सारे काम को खुद कर रही थी। इसके अलावा तहान को दिलो जान से संभाल रही थी, इसके खाने पीने का ख्याल रख रही थी, वो फिर इसके कपड़े भी धो रही थी। और इसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, ख़ासकर एक नई नवेली दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे इस घर में आए भी 2 दिन भी नहीं हुए थे। वो खुद को बहुत ज़ालिम इंसान महसूस कर रहा था। हमारे घर में इतना काम होता है ही कहाँ है जो आप इतना परेशान हो रहे हो। और ये तो मैं ताहू के कपड़े धो रही थी तो आपके भी मुझे नज़र आए, मैंने सोचा ये भी धो देती हूँ। कौन सा मेरे हाथ खींच के आपका काम करके जो आप इस तरह से बोल रहे हैं। बल्कि मुझे तो खुशी होती है अपने घर के काम करते हुए, इसमें कोई कबाहत नहीं। और वैसे भी आपने मुझे कहा था कि आप मुझे इस घर में ताहू की मामा बनाकर नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाकर लाएं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके भी काम करूँ। तायमी कहती है कि शौहर के सारे काम अपने हाथों से करना बीवी का फ़र्ज़ होता है, और यकीन मानिए सारे काम करते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, और ना ही मैं आपको ज़ालिम समझती हूँ। और तायमी को ये चीज़ पसंद नहीं कि ताया अब्बू के कपड़ों को कोई मुलाजमा या बाहर का इंसान हाथ लगाए। वो हमेशा इनके कपड़े अपने हाथों से धोती हैं, बल्कि वो मशीन में भी नहीं डालती कि कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने हाथ से नहीं बल्कि मशीन में डालकर धोया है। तो प्लीज़ आप परेशान मत हो, बल्कि खाना तैयार है, मैं भी लगाती हूँ। आप बाहर जाकर बैठे। मुझसे बाहर जाने का कहती खुद अपने काम में मसरूफ़ होगी, जबकि वो मज़ीद एक सेकंड भी नहीं रुका। बाहर आते हुए इसे इसके पीछे से किंजिश की आवाज़ सुनी थी। उफ़ ताहू बेबी, आपके बाबा कितने खड़ूस हैं। देखा आपने कैसे डांट रहे थे मुझे। ये नहीं कि मेरे काम से खुश होकर मुझे चॉकलेट ही ला दें, उल्टे मुझे बातें सुना रहे थे। ताहू के बाबा गंदे, ताहू की मामा के लिए एक चॉकलेट तक नहीं लाने की तौफीक नहीं इनको। खैर इन्होंने चॉकलेट क्या ला कर देनी है, तो उल्टा हमसे खफा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर हमें भी अभी चॉकलेट नहीं मिली तो हम जब नानों के घर जाएंगे ना, तब बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगे, और आपके बाबा को झूठे मुंह भी नहीं पूछेंगे। ओके। इसने तहान के सामने हाथ रखा था, जिस पर उसने हाई फाई तो नहीं किया, लेकिन उसके हाथों की मदद से ऊपर चढ़ने को तैयार हो गया था। वो अगले ही लम्हे से बाहों में उठा चुकी थी, लेकिन खामोश तो अब भी नहीं हुई थी। वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाई जा रही थी, ये सोचे बिना कि अभी वो दरवाजे से बाहर नहीं निकला। वो खाना लेकर बाहर टेबल पर रखते हुए इसे
खाना शुरू करने का कह चुकी थी, जबकि वो इसके आने का इंतज़ार करता रहा। जब तक वो खाना लगाकर फारिग हुई तब तक इसने खाना शुरू नहीं किया। वो इन मर्दों में से हरगिज़ नहीं था जिनको सिर्फ अपनी भूख की परवाह होती है। वो खुद से ज़्यादा अपनों के बारे में सोचता था। 2 दिन के बाद संडे था और संडे के बाद इसने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। इस लड़की पर एतबार करने के लिए अब इसको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। तहान से बहुत से ज़्यादा मोहब्बत करती थी और तहान को पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते में कबूल कर चुकी थी। वो तहान के साथ इसकी खालिस मोहब्बत देखकर इस पर यकीन करने पर मजबूर हो चुका था और अब अपना रिश्ता भी इसके साथ मुकम्मल कर लेना चाहता था। बेशक ये लड़की इसके लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होने वाली थी और इसके साथ वो यकीनन एक बहुत ही कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाला था। हाँ, लेकिन अब इसे जायशा से शादी पर पछतावे हो रहे थे। काश ये लड़की पहले इसकी ज़िंदगी में आई होती। न जाने कि हम ज़िंदगी के फ़ैसले करने में इतनी गलतियाँ कर जाते हैं। इसे जायशा कभी भी पसंद नहीं थी और ना ही इसने जायशा को भी अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी थी। इसे ये जानकर हैरत हुई थी कि जायशा इसकी माँ की पसंद थी और इसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कभी अपनी सहेली की बेटी का इस अंदाज में जिक्र नहीं किया। जायशा कभी भी इसकी पसंद के मुताबिक नहीं हो सकती थी, ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन जब ये पता चला कि इसकी माँ की ख्वाहिश है तो वह खामोश हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को टाल नहीं सकता था। वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो शादी क्या चीज़ थी। जायशा की आज़ाद ख्याली के बारे में वो शादी के पहले दिन से जानता था, लेकिन इसने इस रिश्ते को हर हाल में निभाना था। इसे यही लगता था कि आज नहीं तो कल जायशा अपनी ज़िंदगी की तरफ मतवजा हो जाएगी, लेकिन इसकी सोच ही रही और आज इसकी वो सोच एक मुकम्मल नया रूप था इख्तियार कर चुकी थी। आज आयशा की जगह किंजिश थी, जो बेशक इसके लिए एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकती थी। लेकिन इस लड़की को समझना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इसे किस तरह की उम्मीद रखती है। अगर इसे चॉकलेट चाहिए थी तो वो बोल भी तो सकती थी, लेकिन नहीं, इसे तो अपने बेटे से शिकायतें करनी थी। इस वक्त भी वो न जाने इसके कान में क्या फुसफुसा रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद इसके कान में कुछ ना कुछ बोलती थी, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस रहा था। एक तो न जाने कैसे वो इतने छोटे बच्चे से इतने सीरियस अंदाज में बात कर सकती थी, जिसे वो हर बात को सुन रहा और समझ रहा और अभी इस मसले का हल निकाल कर इसके सामने पेश कर देगा। थोड़ी देर पहले इसके फ़ोन पर एक वीडियो आई थी, जिसे देखकर इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बिना कुछ बोले से नज़रअंदाज करता अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। जब कमरे में आया तो इसको मैसेज किया था कि उसे इसके कमरे में मिले, और अब तकरीबन रात के 1:45 इसके कमरे में दाखिल हुआ। इसकी हालत ऐसी हरगिज़ थी कि वो इससे बात कर सकता। राहिल का कहना था कि वो भी नींद से उठकर आता है, इसलिए इसकी आंखें ऐसी हो रही हैं, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि इसके सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जड़ से पकड़ने वाला आदमी है। लेकिन राहिल यही कोशिश कर रहा था कि इसे पता चल सके कि वो किस हाल में है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम बात करने के लायक हो, जाओ सो जाकर, सुबह बात करते हैं। वो इसे देखते हुए बोला। इस वक्त अच्छा खासा गुस्सा है, दिल तो चाह रख कर एक थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारे, लेकिन वो इतना बदलिहाज नहीं था। जो भी था, लेकिन फिर भी वो इससे बड़ा था और इस तरह की बदलिहाजी नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन फैसला ज़रूर कर सकता था। फैसला, तुम ठीक कह रहे हो, मेरा कज़न भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। इसके ज़्यादा इसने अपने आदमी को फ़ोन किया, जिसने इसे थोड़ी देर पहले एक वीडियो भेजी थी, इसमें राहिल सिगरेट पीते मुकम्मल नशे की हालत में था। नहीं, मुझे ऐसा कोई मजबूरी नहीं, मैं इसे बचाने की, इसके गुनाह छुपाने की कोशिश करूंगा। तुम राहिल का पीछा करो, राहिल हमें किसी भी बड़ी मछली तक पहुंचा सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि राहिल को इन सब लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा है, लेकिन इतना यकीन से कह सकता हूँ कि इनके बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे भाई को अरेस्ट कर लेना, मुझे कोई मसला नहीं है। बस मुझे इस केस का हल चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करते दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुजरिम कौन है फैसल, मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि गुनाह किस हद तक पड़ चुका है, और मैं कानून का मुहाफ़िज़ हूँ। सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को देखूंगा। ठीक है, तुम अपने काम पर फोकस करो। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे फ़ौरन बता देना। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए फ़ोन रख चुका था। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो मुसलसल यही दुआ मांग रहा था कि राहिल इन सब चीज़ों में शामिल ना हो, लेकिन वो जानता था कि इन सब चीज़ों में वो शामिल है और इसे जल्दी बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो इसकी और इसकी फैमिली के लिए बहुत मसले पैदा कर सकता था। जी तो गाइस, यहाँ पे 3rd एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। मैंने और भी पढ़नी थी, थोड़ी लॉन्ग करनी थी, लेकिन अब ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी पता नहीं अपलोड कितने बजे होगी। तो अब इस वजह से आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड के साथ। कल कितने बजे आती है उसका मैं आपको कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कल मैंने फिर मार्केट जाना है, तो कल सारा दिन बाज़ार में गुजर जाना है। तो फिर वापस आके करूँगी, क्योंकि यार बाज़ार में सारा दिन खज्जल होके ना, सारा दिन घूम फिर के सर में इतनी कि दर्द शुरू हो जाती है ना कि आपकी सोच है। तो इसलिए कल का कुछ कह नहीं सकती। आएगी ज़रूर, एपिसोड आएगी, लेकिन किस टाइम आएगी वो नहीं मैं कुछ आपको बता सकती। ठीक है, हो सकता है मैं जाने से पहले सुबह मॉर्निंग में बैठ के रिकॉर्ड करके अपलोड करके चली जाऊँ, हो सकता है मैं वापस आके करूँ, तो वो कुछ टाइम फिक्स नहीं है। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, नींद आ रही है। गुड नाइट, इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद न्यू एपिसोड। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।